हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनने वाले क्वेश्चनों की। ठीक है, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनने वाले जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। ये हमारी दूसरी वीडियोज है। इससे पहले हम पहली और दूसरी डाल चुके हैं, तो इस बार तीसरी वीडियोस है। इसमें 2 से 3 यूनिटों को कवर किया गया है, यानी आपका वस्त्र विज्ञान है और आपका वस्त्र विज्ञान के बाद इसमें क्या रखा गया, तो इसमें रसोई यानी आपकी गृह व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसी तरह देखा जाए तो आगे के क्रम में यानी 2 से 3 यूनिट ये कवर करेगा। तो चलिए देख लेते हैं श्रृंखला को। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा अधिक रखना चाहिए। तो जब आपने घर में देखा होगा सिलाई करते हैं तो आप कपड़ा छोड़ देते हैं अंदर, ठीक है, यानी अंदर कहाँ के सिलाई से पहले। तो चलिए वो कपड़ा कौन सा हो जाता है, तो वो आधा इंच से 1 इंच तक हो जाता है। ये कपड़े पर डिपेंड करता है। अगर कपड़ा ज्यादा होता है तो हम 1 इंच छोड़कर चलते हैं, जैसे कि कभी जरूरत पड़े तो हम सिलाई को खोल सके और अपना मतलब साइज बढ़ा सके। तो चलिए ये आधा इंच तो हम रखते ही रखते हैं, क्योंकि सिलाई के अंदर कपड़ा होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे पहला इस पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आधा इंच से 1 इंच। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा काटने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम कपड़ा काटते हैं तो उसके लिए समतल जगह होनी चाहिए। देखो ऑप्शन अगर समतल होगा तो वो भी होगा, फिर वहां पे मेज या चौड़ा पटारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समतल कहीं है नहीं है, तो याद रखिएगा जमीन पे कभी नहीं हो सकता। जमीन ऊंची नीची हो, जमीन कहाँ है, समतल जमीन नहीं कहा। इसलिए आपको क्या करना, ऑप्शन की नेचर को समझना है। तो यहाँ पे मेज व चौड़ा पटरा या आप जो बोलते हैं पटा, लकड़ी का कुछ भी हो सकता है। चलिए घर में वस्त्र सिलने से निम्न लाभ होते हैं। तो अगर हम घर में वस्त्र सिलते हैं तो आपने देखा होगा धन की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है और मजबूत भी बनता है। तो ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है कि मैं इस पर डबल सिलाई करूं तो आप डबल कर सकते हो, जबकि टेलर लोग इस तरह का नहीं करते या वस्त्र सिलने वाले इस तरह का नहीं करते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं तो आपने देखा होगा बेसिकली उसमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो वो विधि कौन सी हो जाती है रेडीमेड कपड़े के नाप के लिए, तो वो होता है हमारा चेस्ट सिस्टम। आपने देखा होगा इस तरह से राउंडिंग सीने का वो ले लेते हैं और आपके फिटिंग लगा देते हैं। मानव शरीर के कपड़े की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है। तो जब भी हम अपने बुक में स्ट्रक्चर देखा होगा नाप वाला, तो उसमें 8 रेखाओं में, याद रखिएगा 8 होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस बार कह रहे हैं क्वेश्चन का नेचर क्या है, थोड़ा सा घुमाने वाला होगा और टफ भी रखा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो इसलिए पेपर का भी मतलब पेपर का जो नेचर है वो टफ रखा जाएगा, नहीं तो कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाएगी। मानव शरीर के कपड़ों की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है। तो ये 8 रेखाओं में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई के सामान को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो जो सिलाई का सामान है वही हम किस में रख सकते हैं, तो सिलाई किट में रखकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। जिससे आपने देखा होगा पेन पेंसिल बॉक्स में रखकर सुरक्षित रहती हैं, पैसा पर्स में रखकर सुरक्षित रहता है। ऐसे सिलाई किट में सिलाई का सामान रखकर सुरक्षित रहेगा। वस्त्रों की धुलाई से निम्न लाभ होता है। तो वस्त्रों की धुलाई से कौन कौन से लाभ हैं? वस्त्रों कपड़ों की सुरक्षा होती है, स्वास्थ्यदायक होते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो कपड़ों की सुंदरता आती है। तो ये तीनों ही इसमें राइट आंसर होंगे। रेशमी कपड़ों में किसका कल्फ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे गोंद का जो है कल्फ लगाना चाहिए रेशमी कपड़ों में, क्योंकि गोंद का कल्फ काफी मतलब रेशमी कपड़े को एक अलग क्या देगा, वो एक अलग शाइनिंग प्रदान करता है। धब्बे छुड़ाने की अवशोषण विधि में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो वो टेलकम, जहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग देखना होता है, तो टेलकम पत्थर का प्रयोग किया जाता है धब्बे छुड़ाने की विधि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊनी वस्त्रों को हम सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां व फिनाइल की गोलियां दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा जहां कहीं पे भी ऊनी वस्त्र रखे हैं वहां पे आप क्या करें, नीम की पत्तियां रख दें और फिनाइल की गोलियां रख दें। कपड़ों पर प्रेस की किस तरफ से करनी चाहिए। तो कपड़ों पर जो प्रेस है वो उल्टी तरफ से करनी चाहिए। अगर मोती और किसी भी तरह की उसमें डिजाइन है तो कभी भी डिजाइन के ऊपर तो कभी भी प्रेस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो डिजाइन उखड़ के आ जाती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
के कपड़ों पर उल्टी तरफ से प्रेस करनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद सुखाना चाहिए। तो आपको पता है कि ये तंतु लचीला होता है, इसलिए इसे हैंगर पे सुखा नहीं सकते। इसे कहाँ सुखाते हैं? समतल स्थान पर सुखाते हैं। कुछ इस तरह का इसका एक पटासा आता है, इस तरह का, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इस पर सुखा दिया जाता है। उसमें हल्का सा ढलान होता है, तो पानी अपने आप सतह से बहता हुआ इस तरह से नीचे आ जाता है, इस तरह, ठीक है। इस तरह की जगह होती है। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद सुखाना चाहिए। तो रस्सी पे सुखाने से क्या होता है कि आकृति बिगड़ जाती है, बट हम लोग जनरली रस्सी पे सुखा देते हैं, जिससे हमारे ऊनी कपड़े जल्दी ही क्या होते हैं, साइज खराब हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और वो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। तो समतल स्थानों पर सुखाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे मेथिलेटेड स्पिरिट का जो है प्रयोग किया जाता है चमक के लिए, शाइनिंग लाने के लिए। चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो भाई चावल का कलफ हम किस में देंगे? बहुत खड़ा कर देता है ये वस्त्रों को, तो सूती वस्त्र में देंगे, क्योंकि ये अगर इसका जो मतलब सघनता है इसकी अगर दूर दूर होती है, इस तरह से बना होता है, तो लुचगुन-सा हो जाता है। अगर रेशों का जो ताना बाना है वो दूर दूर होता है, तो अगर हम सूती कपड़ों में चावल का कलफ देते हैं तो एकदम खड़ा हो जाता है ये। कपड़ों पर प्रेस क्यों की जाती है? तो याद रखिएगा, कपड़ों पर प्रेस क्यों करते हैं? कपड़ों को सिकुड़न से दूर करने के लिए, और उनमें अच्छा मतलब एक देखा होगा, प्रेस के कपड़े अलग दिखते हैं और बिना प्रेस के कपड़े अलग दिखते हैं, बट कपड़ों में मेन उद्देश्य इसका यही होता है कि कपड़ों में सिकुड़न को दूर करना होता है। रेशम के कपड़ों पर कलफ लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे अब फिर रिपीट हुआ है, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेशम पर के कपड़े पर किसका? तो गोंद का प्रयोग करते हैं रेशम के कपड़ों पर कलफ लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रसोई घर को किस कक्ष के निकट होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भाई रसोई घर है। रसोई घर को कहाँ होना चाहिए? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सोने का कमरे में रसोई का कोई महत्व नहीं है। देखिए यहाँ से आपकी दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई, जिसका नाम होता है भोजन और पोषण, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दूसरी यूनिट स्टार्ट है, जो क्या है? भोजन और पोषण। तो अगर रसोई घर की बेसिकली बात की जाए, तो रसोई घर हमारा कहाँ होना चाहिए ये पूछा जा रहा है कि या किस कक्ष के निकट होना चाहिए। तो आपने देखा होगा ड्राइंग रूम क्या है, यहाँ पे हमें जो ड्राइंग रूम है अगर उसकी बात की जाए तो कैसा है पता नहीं। ड्राइंग रूम में क्या होगा कि जो आते हैं वो बैठ जाते हैं। तो रसोई घर किस कक्ष के निकट होना चाहिए? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भोजन खाने वालों की संख्या कहाँ जाएगी? तो जो भी टेबल कुर्सियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो वो भोजन कक्ष में होती हैं। तो डाइनिंग टेबल पर, जहाँ डाइनिंग टेबल है उसके निकट होना चाहिए, यानी भोजन कक्ष के निकट होना चाहिए। रसोई घर में तैयारी केंद्र का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो तैयारी केंद्र में हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे तैयारी केंद्र में हम क्या क्या तैयार करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सब्जियों को साफ करने के लिए, आटा गूंथने के लिए, दाल चावल साफ करने के लिए, तीनों के लिए हम तैयारी केंद्र का चुनाव करते हैं रसोई घर में। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होने से निम्न लाभ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम की बचत होती है, ठीक है। आपको एक आध दिन में मैं क्या करा दूंगी, पाथवे चार्ट करा दूंगी, या फिर कहें कि कार्य सरलीकरण, जिसको वर्ग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, वो करा दूंगी, क्योंकि 2021 में वहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और मैंने वो कराया भी था। तो या तो आप पिछली वीडियो के माध्यम से इसमें डाल दूंगी उसकी लिंक, उससे देख लेंगे, या फिर मैं नए तरीके से दोबारा करा दूंगी, ठीक है। वर्ग सिंप्लीफिकेशन कल संडे है, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको करा दूंगी वर्ग सिंप्लीफिकेशन। वहां से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होने से निम्न लाभ होता है। तो याद रखिएगा, श्रम की बचत होती है, क्योंकि बार बार का जो आपका इस तरह का चार्ट बनता है वो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है अगर आपकी रसोई घर की व्यवस्था ठीक है। तो उससे क्या होगा कि श्रम बचेगा और समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर के ऊपर कितने पाउंड का वेट रहता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कितने पाउंड का वेट रहता है, तो वो हो जाएगा 15, ठीक है। 15 का पाउंड का वेट रहता है। रेफ्रिजरेटर को किस प्रकार के कपड़े से पोंछना चाहिए? तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसे हम किससे? तो मुलायम कपड़ों से पोंछेंगे।
किससे पहुंचेंगे? तो मुलायम कपड़ों से पहुंचेंगे। ठीक है, रसोई घर की देख-रेख में सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो जो रसोई घर की देख-रेख है उसमें सबसे अधिक हम किस बात पे ध्यान देंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा सफाई पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफाई पर। भोजन बनाने के बाद गैस के रेगुलेटर को तो क्या करेंगे हम? तुरंत क्या करेंगे? प्रत्येक बार बंद करना चाहिए। अगर जो गैस का रेगुलेटर है उसको जब भी आप गैस यूज करें उसके बाद तुरंत उसे बंद करना चाहिए। लोहे के बर्तन की जंग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे कि जो लोहे का बर्तन है उसके आप जंग छुड़ाएंगे तो सरसों का तेल व चूना का प्रयोग किया जाता है। अगर जो लोहे का बर्तन है अगर आप क्या करेंगे उस वक्त सरसों का तेल भी लगा कर छोड़ देंगे साफ करने के बाद तो उसे जंग नहीं छुएगी। सप्ताह में एक बार गैस के चूल्हे को निम्न से साफ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? गर्म पानी व सोडा से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, रसोई घर में फर्श की सफाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, रसोई घर में फर्श की सफाई कैसे? तो प्रतिदिन करनी चाहिए। पीतल के फूलदान की सफाई किससे की जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राख से की जाती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होता है। तो याद रखेंगे कि जो पीतल का बर्तन है उसे हम राख से साफ करते हैं तो एकदम चमक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो जब हम भोजन पका रहे हैं तो किसका प्रयोग हानिकारक हो जाएगा? भोजन के लिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो घी कभी हानिकारक नहीं होता। देखिए ऑप्शन भी आपको इसी तरह से ढूंढने हैं जिस तरह से मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि वहाँ पे एग्जाम टाइम में भी आपको इसी तरह से ढूंढने हैं। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा तो ढूंढने का रीजन यही है। आपको पता है घी का प्रयोग कभी हानिकारक नहीं हो सकता तो इसे काट दीजिए क्योंकि ये इसमें मैच नहीं कर रहा है। देन उसके बाद क्या है? मसाले, भाई मसाले बिना तो खाना बनता ही नहीं तो इसे काट दीजिए। इनमें से कोई नहीं, ये तो बनता ही नहीं है इसमें क्योंकि यहाँ पर सोडा है। सोडा यानी बेकिंग पाउडर, इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं खाने के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन पकाने की सबसे उत्तम विधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जल द्वारा पकाना। वाष्प, ताप और इन सब में से जल के द्वारा पकाना क्या है? भोजन की सर्वोत्तम अच्छी विधि कही जाती है। वो जल के द्वारा कैसे? तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं, सब्जी में पानी डालते हैं, चावल में पानी डालते हैं, चने जब उबालते हैं उनमें भी पानी डालते हैं, तो ये जल के द्वारा ही पकाना हो गया। हरी पत्तेदार सब्जियों को अधिक पानी में पकाने से कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं तो वो क्या हो जाएगा? विटामिन सी व बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन सी व बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। शादी के अवसर पर अधिकांशतः भोजन किस विधि से परोसा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, शादी के अवसर पर आपने देखा होगा क्योंकि भोजन एक ही मेथड ज्यादा भी प्रचलित है, वो है बुफे मेथड। चलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट अब यूनिट आ गई, रोगी के लिए आहार व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? संतुलित आहार देना, पोषण की कमी को दूर करना, अधिक ऊर्जा देना, तीनों ही इसमें लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं रोगी को आहार व्यवस्था करने के। क्योंकि रोगी है तो उसको क्या करना है हमें? रोगी को जब तक हम क्या करेंगे, संतुलित आहार नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। जब तक उसके अंदर जो पोषण है उसकी जो कमियां है उन्हें दूर नहीं करेंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा। और अधिक ऊर्जा देंगे क्योंकि ऊर्जा उसे इसलिए चाहिए क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है रोग की अवस्था में। रोगी को तरल आहार कितने दिनों तक दिया जाता है? तो अगर लिक्विड आहार की बात करें तो ये 5 दिनों तक दिया जा सकता है, दिया जाता है। तो ये 5 दिनों तक हो जाएगा क्योंकि इससे अधिक अगर आप रोगी को तरल आहार देते हैं तो वो वीकनेस के शिकार हो जाएगा या फिर उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। म्यादी बुखार यानी टाइफाइड के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जैसे किसी को म्यादी बुखार हो गया, अब उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें कैसा आहार देना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है जाएगा? कोमल आहार।
अगर कोमल के साथ साथ क्या हो जाए, यहाँ पे सुपाच्य भी हो जाए, तो आपका कोमल व सुपाच्य आहार देना चाहिए। ठीक है, यानी वो जल्दी पच जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिसार रोग की अवधि में रोगी को दिए जाने वाले तरल आहार की मात्रा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगी, 4 लीटर है। ठीक है, अतिसार है किसी रोगी को और उसको तरल आहार की मात्रा हम कितनी दे सकते हैं, तो 4 लीटर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लू लगने पर रोगी को निम्न आहार देना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो लू लग गई है, यानी अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, अब जल्दी लू लगा करेगी, तो लू लगने पर यहाँ पे याद रखिएगा हमें पुदीने का पानी देना चाहिए। अगर आम का पन्ना होता तो वो भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि अतिसार से पीड़ित है वो, तो उसको नरम व तरल आहार देना चाहिए, क्योंकि उच्च प्रोटीन। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह का आहार देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने शायद PYQ में ये करा भी दिया है, और आज एक बार फिर करा दूंगी। तो चलिए आज के सेशन में हमने क्या करा है, NCERT और SCERT से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम की अगर लिंक की बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या किसी भी तरह से पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि आप इस फील्ड में यानी इस मेथड में या फिर कहें कि जो मैं कला रही हूँ उसमें और अधिक वीडियो चाहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मधुमेह के पीड़ित व्यक्ति को किस तरह का आहार देना चाहिए, या फिर कहें कि उसके आहार में किस तरह की ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है और इस बार भी बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे उसी मोटिवेशन कोड के साथ। ध्यान रखिएगा, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।